हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1:2:3. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज and the new force constant is k dash. Then they are connected in parallel and force constant is k double dash. Then k dash is to k double dash is. अब यहाँ चार ऑप्शंस हैं, इनमें हमको रेशियो बताना है। स्प्रिंग की लेंथ अगर L थी और उसे 1:2:3 के रेशियो में कट किया गया है, तो नए फोर्स कांस्टेंट्स जो k डैश और k डबल डैश हैं, इनका हमको रेशियो बताना है। यहाँ डायग्राम में हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है। ये एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है और इसको 3 पार्ट्स में, जिनकी लेंथ L1, L2 एंड L3 हैं, इसमें हमने इसको कट कर दिया। सपोज़ कीजिए कि जिसकी लेंथ L1 है उस पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, और जिसकी लेंथ L2 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और जिस पार्ट की लेंथ L3 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। और ये गिवन है कि L1:L2:L3 का जो रेशियो है, L1 और L2 और L3 का जो रेशियो है वो है 1:2:3, ये गिवन है। तो जो K1 निकालने का मेथड है, K1 होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो पहले था स्प्रिंग का, इनटू टोटल लेंथ अपॉन L1। ये स्प्रिंग, न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कोई भी हो, वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट न्यू लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिमिलरली जो K2 होगा हमारे पास, वो हो जाएगा KL अपॉन L2, एंड K3 जो है वो हो जाएगा हमारे पास KL अपॉन L3। अब यहाँ हम L1, L2 एंड L3 निकाल सकते हैं, तो उसको कैसे निकाला जाएगा? ये जो L1 निकलेगा, L1 ये निकलेगा जो टोटल लेंथ है, जो रेशियो है इसका 1 है, अपॉन सम ऑफ ऑल रेशियोज 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। अगर इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा L/6। सिमिलरली L2 अगर हम निकालेंगे तो L2 कैसे निकलेगा? टोटल लेंथ L है, रेशियो L2 का क्या है? 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, अपॉन सारे रेशियो का सम 1, 2, 3 का सम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2L/6। और L3, इसको L/3 लिख सकते हैं, बाद में लिख लेंगे। L3 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा टोटल लेंथ है L, इसका रेशियो हमारा कितना है L3 का? 3 है, अपॉन सम 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3L/6। ये वैल्यूज़ जो हैं इनमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारे पास K1 आ जाएगा। K1 मिल जाएगा हमको, KL/L1 की वैल्यू है L/6, L/6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6K, कॉमा। अब दूसरा K2 निकाल लिया जाए तो K2 हमारे पास कितना हो जाएगा? K2 हो जाएगा KL/L2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से? L2 हमारे पास, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा L/3। तो L2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी L/3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3K, और K3 कितना हो जाएगा हमारे पास? K3 हो जाएगा हमारे पास, इससे देखिए, KL/L3, L3 की वैल्यू है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये L/2 है, तो यहाँ पर L/2 लिख दिया, L/2, LL कैंसिल हो गया, 2K आ गया।
अब सीरीज़ में जो है स्प्रिंग कांस्टेंट K1 बोला गया है, तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में नेट स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो K डैश बोला गया है, तो ये होता है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। K1 की वैल्यू 6K है, 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। इसका एलसीएम 6K ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6K से 6K को डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 3 से डिवाइड कीजिए 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कीजिए 3 आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 6/6K। 6 कैंसिल कर दीजिए, 1/K आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो 1/K डैश है ये आ जाएगा 1/K, इम्प्लाइज K डैश जो है वो K के इक्वल आ गया। एक ये रिलेशन मिल गया हमको। नाउ इन पैरेलल, पैरेलल में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K डबल डैश गिवन है। ये होता है K1 प्लस K2 प्लस K3। K1 हमारा है 3K, K2 हमारा है K1 हमारे पास है 6K, और K2 हमारे पास है 3K, और K3 हमारे पास है 2K। ये है हमारा 2K। तो ये हो जाएगा 6, 3, 9 to 11K। तो हमें K डबल डैश भी पता चल गया, K डैश भी पता है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, K डैश अपॉन K डबल डैश। ये हमारे पास हो जाएगा K/11K। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/11। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ऑप्शन इसका जो है वो बी करेक्ट है। अब सेकंड प्रॉब्लम है, द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर 2 wavelengths λ1 is equal to 4000 angstrom and λ2 is equal to 6000 angstrom is। 4 ऑप्शंस हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वो होती है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लेम्डा। यहाँ डिनोमिनेटर में 1.22 और होता है। रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लेम्डा। यहाँ थीटा क्या है, सपोज़ कीजिए कि ये हमारा लेंस है, तो ये जो एंगल बन रहा है कोनिकल एंगल, ये चारों तरफ से कोनिकल एंगल जो बन रहा है, तो इसका ये जो हाफ पार्ट है ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है इसे हम लोग थीटा बोलते हैं। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें रिजॉल्व कर रहा है ये माइक्रोस्कोप, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल में ये माइक्रोस्कोप रखा गया है। तो ये हो गया फार्मूला रिजॉल्विंग पावर का 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लेम्डा। तो यहाँ से अगर रिजॉल्विंग पावर फॉर फर्स्ट वेवलेंथ RP1 बोल दें तो ये हमारे पास हो जाएगा, वेवलेंथ तो चेंज हो रही है लेम्डा, बाकी ये तो सब कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है
ये प्रॉपर्टी तो हमारा सिस्टम जिस तरीके से रखा गया है, थीटा उस पर डिपेंड करता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है, तो ये तो दोनों चेंज हो नहीं रहे। तो RP1 हो जाएगा हमारे पास 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लेमडा 1, एंड RP2 हमारे पास हो जाएगा RP2 ये हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लेमडा 2। यहाँ से अगर RP1 अपॉन RP2 निकालेंगे तो वो निकलेगा, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। लेमडा 2 हमारा है 6000 एंगस्ट्रम एंड लेमडा 1 4000 एंगस्ट्रम है। तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ एक बात और समझा देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव है, तो अगर हम ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको जस्ट रिजॉल्व कर रहे हैं, तो जस्ट रिजॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए कि डी मिनिमम जो है, डी जो है काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। तो डी मिनिमम को इस फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है 1.22 लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। अब ये जितना टर्म डी मिनिमम, जितना टर्म कम होगा, हम बोलेंगे कि हमारा जो माइक्रोस्कोप है उतना ही बेटर है। डी मिनिमम कम होना चाहिए, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें रिजॉल्व करना है, मान लो ये ऑब्जेक्ट O1 है और ये ऑब्जेक्ट O2 है और इन्हें जस्ट रिजॉल्व करना है, तो इसके लिए डी मिनिमम जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा हमारा माइक्रोस्कोप, उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही अच्छी होगी। तो रिजॉल्विंग पावर को इसके रेसिप्रोकल से डिफाइन किया गया है, मतलब जो रिजॉल्विंग पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर वो होता है 1/d मिनिमम। अब डी मिनिमम जितना डी मिनिमम कम होगा उतना ही रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। तो डी मिनिमम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम म्यू को जो है, म्यू को बढ़ा सकते हैं, तो डी मिनिमम कम हो जाएगा। थीटा को हम बढ़ा सकते हैं, थीटा बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि ये जो लेंस है इसको और क्लोज लाना होगा, मतलब फोकल लेंथ जो है, ये जो फोकल लेंथ है ये कम करना पड़ेगा। लेंस का अगर फोकल लेंथ कम हो जाए तो थीटा बढ़ जाएगा, ये लेंस जो है और क्लोज इधर आ जाए तब ये थीटा बढ़ जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, डी को कम करने के लिए लेमडा को कम किया जा सकता है, लेमडा को इसको भी कम किया जा सकता है डी मिनिमम को कम करने के लिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए लेमडा कम हो जाएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ा देंगे तो लेमडा अपने आप कम हो जाएगा। सपोज़ कीजिए कि वैक्यूम या एयर में वेवलेंथ हमारे पास लेमडा है और अगर हम इस वेव को लिक्विड के अंदर पास करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है, और यहाँ पर कोई वेव है जो ऐसे है जिसका ये वेवलेंथ है लेमडा, तो जैसे ही ये लिक्विड के अंदर से पास होगा तो इसका वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगा, वो जो है इसका जो लिक्विड के भीतर वेवलेंथ रह जाएगा। अगर ये हो गया लेमडा डैश, तो ये लेमडा डैश, तो ये लेमडा डैश जो होगा वो लेमडा से कम होता है, और इस लेमडा डैश की जो वैल्यू होगी लेमडा डैश वो हो जाता है लेमडा अपॉन म्यू के बराबर,
वो हो जाता है लेमडा अपॉन म्यू के बराबर। कहने का मतलब इसे लिख सकते हैं लेमडा अपॉन म्यू। अब ये थर्ड प्रॉब्लम है, द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। अगर ऑर्गन पाइप का वन एंड क्लोज्ड है और अदर एंड ओपन है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है nth हार्मोनिक की, वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, Fn इज इक्वल टू 2n-1 f। यहाँ f जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, f जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ से इसके बाद n+1th हार्मोनिक देखें तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, n की जगह पे n+1 कर दें तो ये आ जाएगा 2n+1 -1 f। ये हमारे पास आ जाएगा 2n+1 f। और दोनों का अगर डिफरेंस देखें, ये दोनों के अगर डिफरेंस देखें, चूँकि दोनों पास पास वाली फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो मतलब ये हुआ कि एक n+1th होगा तो दूसरा nth होगा, तो ये -fn, इनका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। सेपरेट कर दीजिए, f कॉमन कर लीजिए, तो 2n+1 -2n-1 f कॉमन कर लिया है, ये इससे कैंसिल हो गया, आ गया 2f। यहाँ f फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। Fn+1th जो है वो सपोज़ कीजिए कि ये 226 है, तो सॉरी 260 है, तो 260 माइनस Fn है 220 इज इक्वल टू 2f। यहाँ से 2f आ जाएगा हमारे पास, 0 में 0 गया तो 0, 6 में 2 गया तो 4 और 2 में 2 गया तो 0। तो यहाँ से f आ जाएगा 20 हर्ट्ज़। तो ये हुई आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ फोर्थ प्रॉब्लम है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम falling from height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g constant with a value 10 meter per second square. The work done by the gravitational force and the resistive force of air is। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, इनमें चेक करना है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि ये ड्रॉप ऑफ वाटर है और ये जो है ये यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती है ग्राउंड पे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, ये लग रहा है mg। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो डिस्टेंस अगर हम x बोल दें तो वो x हमारे पास है 1 किलोमीटर, दैट इज़ 10⁻³ मीटर। मास कितना है इसका ड्रॉप का, मास है इसका 1 ग्राम, 1 ग्राम मास है, मीन्स 10⁻³ kg हो गया इसका मास, और डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर रहा 10⁻³। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि mg है इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो x है। तो ये कितना हो जाएगा, mg हमारे पास 10⁻³ इंटू g की वैल्यू हमारे पास है 10, ये गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और x की वैल्यू है 10⁻³ ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 10 जूल।
तो वर्क डन 10 जूल है। अब 10 जूल वर्क डन जो है ये ऑप्शन है सी में। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम जो नेट वर्क डन होता है, नेट वर्क डन ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1। यहाँ पर नेट वर्क डन हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ये WR मान लिया, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ये हो जाएगा K2 हो जाएगा हाफ m, जब वो ग्राउंड से कोलाइड हो रहा है उस समय की उसकी काइनेटिक एनर्जी, सपोज कीजिए उस समय वेलोसिटी इसकी v2 थी, तो v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये जो हमारे पास ड्रॉप थी वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, हाफ मास इसका 10 टू पावर -3 kg है, और v2 जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 50 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 50 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ से वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स सिर्फ निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 10 जूल है ये 10 जूल है, और ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0। इसके आगे का इधर सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 50 का स्क्वायर 2500 और माइनस ये 10 जूल। ये जो ये वाला टर्म है इसको राइट साइड में लेके गए, तो हमारे पास हो जाएगा इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, और इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1.250 माइनस 10 माइनस 8.75 जूल। तो ये है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ये किस ऑप्शन में है, इसी में है, तो ये ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Fifth question is, a physical quantity of dimensions of length that can be formed out of c, g and e square upon 4 pi epsilon naught is: c is velocity of light, g is universal constant of gravitation and e is charge। 4 options, और हमें इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब हम जानते हैं कि कूलॉम लॉ से होता है F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r स्क्वायर। तो इसमें अगर Q1 Q2 जो है वो E हो जाए तो F जो है वो हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught E इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम F अगर निकालें तो F हो जाएगा E इंटू E स्क्वायर हो गया अपॉन 4 pi epsilon naught 1/r स्क्वायर। तो यहाँ से इस टर्म को एक साइड में करके, ये टर्म जो है इसे एक साइड में करके बाकी टर्म्स को एक साइड में कर दिया जाए तो E स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर मिल गया। Now dimensional formula of E square upon 4 pi epsilon naught will be equal to dimensional formula of F into dimensional formula of R square। F का dimensional formula क्या होता है? इसका होता है m l t to power -2, और R स्क्वायर का होता है l स्क्वायर।
तो ये हमारा हो गया m L³ T⁻⁻²। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c इज इक्वल टू, चूँकि ये वेलोसिटी है तो L⁻²। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ये इससे निकल सकता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ से G जो है वो हो जाएगा F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। तो G आ जाएगा यहाँ से हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ r² अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m1 इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m2। ये आपका होता है m L⁻²। ये हो जाता है L² r² L² हो जाएगा, और ये हो जाएगा m इंटू m। एक m कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा m⁻⁻1 L इंटू L² L³ T⁻²। अब सपोज किया कि जो लेंथ है, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू e² अपॉन 4πε0 टू पावर अल्फा g⁻β एंड c⁻γ। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने जा रहे हैं, तो L विल बी इक्वल टू, जैसे फार्मूले डिराइव करते हैं बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस वैसे ही कर रहे हैं। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और साथ में है e² अपॉन 4πε0 टू होल पावर अल्फा g⁻β c⁻γ। डायमेंशंस लिखने जा रहे हैं बोथ साइड्स की। LHS की L हो गया, RHS में K डायमेंशनलेस है। इस टर्म की निकाल चुके हैं डायमेंशन, तीनों की निकाल चुके हैं। इसका डायमेंशन है, ये हमने यहाँ पे निकाला है, ये डायमेंशन है m L⁻³ T⁻⁻²। अल्फ़ा बीटा गामा कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा यहाँ कर दिया। G का डायमेंशनल फार्मूला ये निकाला है, m⁻⁻1 L⁻³ T⁻⁻2 पावर बीटा कर दिया, और C का डायमेंशनल फार्मूला L⁻⁻1 पावर गामा। अरेंज कर रहे हैं इनको, तो m टू पावर अल्फ़ा यहाँ मिलेगा, माइनस बीटा यहाँ से मिलेगा, L 3 अल्फ़ा यहाँ से पावर मिलेगी, 3 बीटा यहाँ से मिलेगी, गामा यहाँ से मिलेगी। T टू द पावर यहाँ -2 अल्फ़ा मिलेगा, -2 बीटा मिलेगा, माइनस गामा मिलेगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा हमको। इधर m टू पावर है अल्फ़ा माइनस बीटा, इस साइड में m नहीं है, तो अल्फ़ा तो m टू पावर हो जाएगी 0 लेफ़्ट साइड में। इसे चाहें तो लिख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में हम लिख सकते हैं इस चीज़ को
इस चीज़ को लिख सकते हैं m टू पावर 0, l टू पावर 1, t टू पावर 0। तो अल्फ़ा माइनस बीटा और 0 है m टू पावर, तो 0 के इक्वल कर दिया। ये एक इक्वेशन बन गई 1। l टू पावर इतना है यहाँ पर 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, यहाँ पर 1 है पावर, 1 के इक्वल हो गया। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी -2 अल्फ़ा -2 बीटा माइनस गामा, ये यहाँ पर t की पावर 0 है, 0 के इक्वल कर दिया। नाउ फ्रॉम सेकेंड 3 से डिवाइड कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3 इक्वल टू 1/3। यहाँ से चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखे दे रहे फ्रॉम सेकेंड नॉट 3। यहाँ से हम चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा आपका 1/3 माइनस गामा अपॉन 3। ये चूँकि सेकंड से बनाई है तो इसको सेकंड ए लिख दिया इक्वेशन। और थर्ड से फ्रॉम थर्ड ये हो जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं -2 से, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन 2। ये बन गई थर्ड ए। अब सेकेंड ए थर्ड ए को अगर सॉल्व करें फ्रॉम सेकेंड ए एंड थर्ड ए, वी गेट, देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा है इतना और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, तो लेफ़्ट साइड बराबर हैं दोनों के, तो RHS भी इक्वल होंगे। तो लिख रहे हैं 1/3 ये क्वांटिटी यहाँ लिख रहे हैं 1/3 माइनस गामा अपॉन 3 इक्वल टू माइनस गामा अपॉन 2। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 1/3 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3 माइनस गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 LCM ले लिया, 3 2 जा 6, गामा कॉमन कर लिया 2 माइनस 3, तो गामा यहाँ से मिल जाएगा, ये आ जाएगा माइनस गामा अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/3, मीन्स गामा इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 3a में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये मिल जाएगा यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन 2, मीन्स -2/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन हमको अब मिल गई, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन बोल दिया 4। इसके नीचे लिख रहे हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा है इसके नीचे। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू अगर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा और ये आ जाएगा हमारा 1/2, तो बीटा भी हमारा 1/2 आ गया। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, अल्फ़ा 1/2 है, बीटा 1/2 है और जो गामा है वो -2 है। तो ये 3 वैल्यूज़ हमको मिल गई। हमने ये
एज्यूम किया था L इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पावर अल्फा जी टू पावर बीटा सी टू पावर गामा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पावर अल्फा, अल्फा है 1/2 जी टू पावर बीटा, बीटा हमारा 1/2 है और सी टू पावर गामा जो कि -2 है। इसे हम लिख सकेंगे के ई स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 जी टू पावर 1/2 है तो इसको एक में लिख लें, ई स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2 और सी टू पावर -2 है, इसे डिनोमिनेटर में लिख लें तो 1/c²। तो ऐसा केवल एक ऑप्शन है डी जिसमें के की जगह पे 1 आ गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन इन फिगर, देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 and K2, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट रॉड विल बी। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। चलिए, थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L/Ka। तो इस जो रॉड A है इसका थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा RA = D/K1A1। RB जो है इसका थर्मल रेजिस्टेंस है सेकेंड रॉड का, ये हो जाएगा D/K2A2। इन पैरेलल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस इन रॉड्स का वो हो जाएगा R = R1 वो RA है, RB अपॉन RA प्लस RB। वैल्यू ऑफ RA इज D/K1A1 into D/K2A2 upon D/K1A1 plus D/K2A2। डी कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं एक इससे, तो हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन ऊपर D² हो गया D × D, नीचे हो जाएगा K1 K2 A1 A2। टोटल अपॉन यहाँ D कॉमन कर लेंगे K2 A2 प्लस K1 A1 अपॉन यहाँ K2 है K1 K2 A1 A2। ये हमारा A1 A2 कैंसिल हो गया, इससे K1 K2 कैंसिल हो गया, एक D से ये स्क्वायर चला गया, ऊपर बचा D, डिनोमिनेटर में हो गया हमारे पास K2 A2 प्लस K1 A1। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लिख सकेंगे यहाँ पर D, चूँकि ये डिस्टेंस हमारे पास रेजिस्टेंस होता है थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka, L की जगह पे हमारे पास D है तो D अपॉन इक्विवेलेंट K जो कि K बोल दिया, और एरिया हो जाएगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया A1 + A2। नेट इफेक्टिव एरिया, अगर एरिया इसका A1 है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका A2 है तो ये A1 + A2। यहाँ सपोज कर लें इफ़
A1 इज इक्वल टू A2 और इसे सपोज कीजिए हम A मान लें से, देन हमारे पास ये हो जाएगा D अपॉन K इंटू 2A। A1 A2 इक्वल है A के, तो ये भी A ये भी A, तो 2A हो गया। राइट साइड में हो जाएगा D अपॉन K2, ये क्वांटिटी A हो जाएगी, प्लस K1 ये भी क्वांटिटी A हो जाएगी। ये D कॉमन करके कैंसिल कर सकेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन K इंटू 2A। राइट साइड में आ जाएगा 1 अपॉन K2 प्लस K1, A कॉमन कर रहे हैं डिनोमिनेटर से। अब ये A इस A से कैंसिल कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन K आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन K आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, यहाँ 2 भी है, ये 2 बच गया है, 1 अपॉन K1 प्लस K2। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज K2K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, बोथ साइड्स को पलट दिया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो D ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of resulting system is, here are 4 options. तो ये प्रॉब्लम जो है कैपेसिटेंस की है और काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, और इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रेफरेंस में भी देखेंगे कि एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं, जो कैपेसिटर्स में एनर्जी है वो कंजर्व रहती है कि नहीं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में, और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो जो कैपेसिटर है उसको फुली चार्ज कर लिया गया एक बैटरी से, तो अगर कैपेसिटेंस मान लीजिए C है, तो इस और V वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया गया, तो ये हमारा वोल्टेज है। तो जो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा UI इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब इस कैपेसिटर को जिसमें इतनी एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर, इस कैपेसिटर को एक आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। ये कैपेसिटर C इसका कैपेसिटेंस है, एक दूसरा कैपेसिटर है इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्शन के बाद सपोज कीजिए कि किसी टाइम इस पर चार्ज स्मॉल q है, इसकी इस प्लेट पर, और सपोज कीजिए कि जब ये फुली चार्ज था तब इस पर जो चार्ज था वो था q, और ये चार्ज था इसके पास CV के इक्वल। तो अगर किसी टाइम इस पर चार्ज स्मॉल q है, तो फिर इस प्लेट पर पहले तो चार्ज था q, कैपिटल Q, सपोज कीजिए कैपिटल Q प्लस का था और इस पर माइनस था। ये सपोज कीजिए कभी प्लस पे था, प्लस का था, और ये माइनस का था, तो इस पर प्लस क्यू रहा होगा, इस पर माइनस क्यू रहा होगा। तो अब इस पर स्मॉल q है, और देखिए इतना पार्ट आइसोलेटेड है, इतना पार्ट जो है ये आइसोलेटेड है, ये पार्ट आइसोलेटेड है, ये पार्ट इतना आइसोलेटेड है। ये पार्ट आइसोलेटेड है, तो इसका मतलब है कि फिर नेट चार्ज जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। तो पहले तो चार्ज कैपिटल Q था, अब इस पर स्मॉल q है, तो फिर इस पर कितना हो जाएगा,
इस पर हो जाएगा Q माइनस स्मॉल q, क्योंकि टोटल चार्ज Q था और इसका स्मॉल q पार्ट इस पर रह गया, तो फिर यहाँ पर कितना बचा, Q माइनस स्मॉल q। सिमिलरली यहाँ पर माइनस में इतना ही हो जाएगा, चूँकि कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, तो इस पर हो जाएगा माइनस का Q माइनस स्मॉल q, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस q। अब ये प्लेट्स पे गौर करें तो जो प्लेट्स हैं इसका एक टर्मिनल जिस वोल्टेज पे है, इसका भी एक टर्मिनल उसी वोल्टेज पे है, इसका एक नए वोल्टेज पे है यहाँ के, तो इसका भी उसी वोल्टेज पे है। तो टर्मिनल वोल्टेज जो हैं दोनों कैपेसिटर के, वो दोनों अभी भी सेम है। तो टर्मिनल वोल्टेज सेम होने की वजह से जितने अब दोनों के जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो कितने होंगे, वो सेम हैं, और वो कितने होंगे वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C। तो पहले इस पहले कैपेसिटर के लिए इसको कैपेसिटर 1 कह दें अगर, और इधर वाले को कैपेसिटर 2 कह दें, तो कैपेसिटर 1 के लिए ये हो जाएगा Q अपॉन C, और कैपेसिटर 2 के लिए ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी Q माइनस स्मॉल q अपॉन C। अगर जोड़ दें इनको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इसको लिख सकेंगे हम, जोड़ देंगे Q प्लस Q माइनस Q अपॉन, ये डिनोमिनेटर दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2C। ऐसा हम कर सकते हैं, इधर आप चेक कर लीजिए, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 होता है, 2 1 2 2 2 4। और अगर ऊपर जोड़ दें तो ऊपर जोड़ दिया 3 आया, नीचे जोड़ दिया तो 6 आया, ये भी 1/2 ही है। तो इनको जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं चेंज होता। तो फिर ये हमारे पास कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास Q/2C। तो यहाँ नया वोल्टेज हमको मिल गया, इसको V डैश कह दिया, तो V डैश नया वोल्टेज जो मिल गया ये हमको मिल गया Q/2C। पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी देख लेते हैं कितनी हो गई। अब ये हमारी फर्स्ट कैपेसिटर पे जो एनर्जी हो गई, इसको बोल दिया UF ऑन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। ये हमारे पास हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर C V स्क्वायर, V हमारे पास है V डैश स्क्वायर V डैश स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ C V डैश की वैल्यू है Q/2C स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन 4C स्क्वायर। Q CV के इक्वल है, Q इनिशियल चार्ज था कैपेसिटर पे और वो था CV, तो लिख सकेंगे इसको C स्क्वायर V स्क्वायर, CV लिख दिया इसका, उसका होल स्क्वायर कर दिया, C स्क्वायर V स्क्वायर हो गया, नीचे 4 2 जा 8 C स्क्वायर। तो अच्छा, यहाँ एक C बाकी रह गया, वो C यहाँ लिख देंगे, ये C ये छूट गया था, तो एक C यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक C है, तो ये C स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 CV स्क्वायर। सिमिलरली जो UF2 है हमारे पास, सेकेंड कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी 1/2 CV डैश स्क्वायर, सब कुछ वही है, 1/2 CV डैश स्क्वायर, V डैश हम निकाल चुके हैं,
Q अपॉन 2C स्क्वायर हाफ C, Q हमारा CV है, CV लिख दिया, 2C स्क्वायर, C कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा CA और यहाँ से V स्क्वायर मिलेगा, तो ऊपर मिल जाएगा CV स्क्वायर और नीचे हमारे पास ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो नेट फाइनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी UF इज इक्वल टू UF1 फर्स्ट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी, UF2 सेकेंड कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा CV स्क्वायर अपॉन 8 प्लस CV स्क्वायर अपॉन 8, ये हमारे पास हो जाएगा CV स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज UF जो है वो हो जाएगा हमारे पास CV स्क्वायर अपॉन 4, जोड़ देंगे तो ये हमारे पास फाइनल कैपेसिटेंस आ गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर है, तो UF अपॉन UI अगर रेशियो निकालें तो ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास CV स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन CV स्क्वायर अपॉन 2, ये चला गया इससे 2 जा 4, तो ये 1/2 आया। मीन्स जो UF है वो UI का हाफ रह गया, UF जो है UI का हाफ रह गया। अपने 4 ऑप्शन पे अब गौर करते हैं। डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर 2, रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेज बाय फैक्टर 2, इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये हो जाएगा अब डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर 2, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ देखते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वो थी हाफ CV स्क्वायर सिस्टम की, अब पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी 1/4 CV स्क्वायर, मतलब हाफ रह गई। हाँ, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, वो स्पार्किंग में चली गई, लाइट में चली गई, फ्लैश वगैरह जनरेट हुए होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की वो कंजर्व नहीं है, वो जो है चेंज हो चुकी है। पहले थी हाफ CV स्क्वायर, अब है 1/4 CV स्क्वायर, तो ये चेंज हो चुकी है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जब हम कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रह जाती, उसमें लॉस होता है, और वो लॉस होता है, फ्लैश जनरेट होता है, स्पार्किंग होती है, साउंड जनरेट होती है, तो इससे एनर्जी लॉस होता है। नाउ आवर 8th प्रॉब्लम इज in a common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector is 3 volt. The resistance of collector is 3 kilo ohm. If current gain is 100 and the base resistance is 2 kilo ohm, the voltage and power gain of the amplifier is. तो यहाँ फॉर्मूले हैं हमारे पास। जो पावर गेन होता है वो होता है बीटा इंटू AV, AV होता है वोल्टेज गेन, और जो वोल्टेज गेन होता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में वो AV होता है माइनस बीटा AC और RC अपॉन RB। बीटा AC करंट गेन है। तो ज़रा देखा जाए, वैल्यूज़ यहाँ नोट कर ली जाएँ। इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज़, ये हमारे पास 3 वोल्ट है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है VI, वो अगर इनपुट वोल्टेज मान लें तो ये VI गिवन है 3 वोल्ट, कॉमा द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर इज 3 किलो ओम, मीन्स RC गिवन है 3 इंटू 10⁻³ ओम, कॉमा
इफ करंट गेन इज 100, बीटा 100 गिवन है, कॉमा, एंड बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, आर बी गिवन है हमारे पास 2 × 10⁻³ ओम, द वोल्टेज एंड पावर गेन। तो क्वेश्चन मार्क, वोल्टेज गेन जो है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वोल्टेज गेन इसको AV लिख सकते हैं, AV इज इक्वल टू माइनस बीटा AC, माइनस बीटा हमारे पास है 100, RC हमारे पास है 3 × 10⁻³ सेम यूनिट्स में है, हम नहीं भी रख सकते थे 10⁻³, वो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन लिख दिया 2 × 10⁻³, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास -300/2, ये हो जाएगा हमारे पास -150। अब पावर गेन जो है AP, ये निकल जाएगा यहाँ से बीटा × AV, बीटा हमारे पास है 100, AV हमारे पास है -150, ये हमारे पास आ जाएगा -15020 और ये AP आ गया हमारे पास। यहाँ हम देख रहे हैं कि वोल्टेज गेन में ये नेगेटिव साइन आया हुआ है, ये जो है ये नेगेटिव साइन आया हुआ है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से आउट ऑफ फेज है। तो हियर नेगेटिव साइन shows that output voltage is out of phase by 180 degree with इनपुट वोल्टेज, या इसे बोल सकते हैं कि अपोजिट फेज में है, दैट इज इन अपोजिट फेज विथ इनपुट वोल्टेज, ये भी बोल सकते हैं। 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज है, ये आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री से, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेगेटिव साइन है ना, इसका मतलब है कि वो आउट ऑफ फेज है और बाय 180 डिग्री है। 9th क्वेश्चन इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब इसमें मैचिंग करानी है, प्रोसेस फर्स्ट कैसा प्रोसेस है, सेकंड कैसा है, थर्ड कैसा है, एंड सो ऑन। तो इसमें देखा जाए तो प्रोसेस फोर्थ जो है इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए प्रोसेस, सबसे पहले फर्स्ट से आइए, फर्स्ट प्रोसेस जो है इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए इस डायरेक्शन में आया है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो फर्स्ट तो हो गया हमारे पास आइसोकोरिक, तो फर्स्ट प्रोसेस जो हो गया वो आइसोकोरिक हो गया, मतलब ये फर्स्ट चला गया बी पे, आइसोकोरिक। सेकेंड प्रोसेस पे आते हैं, सेकेंड और थर्ड में ये गौर करें तो जो स्लोप है वो थर्ड की स्लोप जो है कम है, सेकेंड की स्लोप ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि सेकेंड जो है वो एडियाबैटिक हुआ और थर्ड जो हुआ वो हुआ आइसोथर्मल। तो सेकेंड जो है वो एडियाबैटिक हो गया, सेकेंड एडियाबैटिक हो गया और थर्ड जो है वो आइसोथर्मल हो गया। प्रोसेस फर्स्ट हमारा आइसोकोरिक था, ये आइसोबैरिक पे मिला दिया हमने, इसको आइसोकोरिक पे मिलाना है, तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं। अब प्रोसेस 4 पे आते हैं। प्रोसेस 4 जो है इसमें अगर देखें पीछे इसके डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट करें तो प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है आइसोबैरिक,
तो ये हो गया आइसोबैरिक। तो फर्स्ट का हमारा सी हुआ, फर्स्ट का पी हमारा सी से मैच कर रहा, पी सी से 2 में मैच कर रहे हैं। इसके बाद क्यू जो है हमारा ए से मैच कर रहा है, क्यू हमारा इसमें मैच कर रहा है ए से। आर हमारा जो है, आर हमारा डी से मैच कर रहा, वो भी फर्स्ट में है। और प्रोसेस 4 जो है बी से मैच कर रहा, मतलब एस बी से मैच कर रहा है, ये भी हमारा फर्स्ट में है। तो इसका ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ 10th क्वेश्चन है, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई, द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta is of the order of। ये 4 ऑप्शन है। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि ये एक हाइड्रोजन एटम है और एक ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at distance d apart is 0, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये भी दिया है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और प्रोटॉन का चार्ज है वो उसमें डिफरेंस है थोड़ा, कि प्रोटॉन का चार्ज हम मान सकते हैं ई प्लस डेल्टा ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कोई एक, हम अगर इलेक्ट्रॉन का माइनस ही माने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसी का माइनस मानना पड़ेगा। तो माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो प्रोटॉन का हो जाएगा ई प्लस डेल्टा ई। एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसका चार्ज हमारे पास Q1 इस हाइड्रोजन एटम का चार्ज हो जाएगा। ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है, तो Q1 जो हमारे पास इसका चार्ज हो जाएगा, Q ही कह दें, तो Q हमारे पास जो चार्ज है हो जाएगा -C इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लस एक इसमें प्रोटॉन है, उसका चार्ज है E प्लस डेल्टा ई। ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास डेल्टा ई आ गया। इसी तरह से इस पर नेट चार्ज हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस इसका प्रोटॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हमारे पास -C और प्रोटॉन का चार्ज बोला है कि E प्लस डेल्टा ई है। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा डेल्टा ई। इन दोनों के बीच का सपोज कीजिए कि जो डिस्टेंस है वो बोला गया है कि डिस्टेंस है इनका d, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d²। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 भी डेल्टा ई है, Q2 भी डेल्टा ई है, तो डेल्टा E² अपॉन d²। इन्हीं दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg, वो फॉर्मूले से हो जाएगा G m1 m2 अपॉन d²। दोनों के मास सेम है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, तो हो जाएगा G मास m, दोनों के मान लो मास m मान लिया, अपॉन d², m इंटू m m² अपॉन d²। बोला गया है कि नेट फोर्स इस पे 0 है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका नेचर जो होगा वो रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, डेल्टा ई ए भी डेल्टा ई ए भी। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ये हमारा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि ये रिपल्सिव है और ये अट्रैक्टिव है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास Fg, ये है Gm स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G इंटू एम स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है बस यहाँ पर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम ये जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9.0 इंटू 10⁻9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये डेल्टा ई होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 1/9.0 इंटू 10⁻9। जी की वैल्यू रख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻11। और मास की वैल्यू ये गिवन है, हाइड्रोजन का मास इतना है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ये तो इसको सॉल्व करने से डेल्टा ई की जो वैल्यू आ जाएगी, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लेना, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, ये आ जाएगी 10⁻37 कूलम। ये हमारे पास बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है।